हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हालचाल है? ठीक ठाक हो ना? ठीक ही ठाक होगे। और थोड़ा इस समय माहौल थोड़ा और दिक्कत में आ रहा है। अब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो हालांकि जब जिस सिटी में हम लोग रहते हैं उसमें ज़्यादा उतनी परेशानी की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को अवेयर रहना है। इसलिए आप लोग जब भी निकलिए, घर से बाहर निकलिए, सावधानी पूर्वक रहिए। जो जरूरी प्रिकॉशन लेना है उसको लीजिए। खैर, हम लोग अपनी बातों पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मेरे बच्चे फिजिक्स, और फिजिक्स में फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं, मेरा नाम है दिलीप सिंह, और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा और आपका प्यारा सा चैनल स्टूडेंट प्राइड। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक बेसिक बात कर चुके थे, जिसमें हम लोग इसके वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सैटेलाइट के बारे में, या यूं कह लो कि मोशन ऑफ सैटेलाइट। क्या देखेंगे? मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट। मोशन ऑफ सैटेलाइट जानने से पहले, मोशन मतलब मूवमेंट, मोशन मतलब मूवमेंट, तो हम लोग देखेंगे कि सैटेलाइट अगर जो किसी भी पार्टिकल मतलब अगर जो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। वो वेलोसिटी किस बात पे डिपेंड करेगी? अगर जो वो किसी के चारों तरफ सैटेलाइट पहले होता क्या है ये ध्यान से सुनो। तो सैटेलाइट मतलब बच्चे मेरे होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। वो चीज जो स्टार के चारों तरफ तक चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं प्लेनेट। और जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है या रिवॉल्व करता है उसको बोलते हैं मेरे बच्चे सैटेलाइट। और सैटेलाइट दो टाइप का होता है, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्या होता है? नेचुरल और आर्टिफिशियल। थोड़ा सा लिख दूं मैं, एक दो लाइन ना, क्या लिख लो ये सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट हेडिंग डाल के लिख लो, it is the object which revolve around the planet। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में लिखो इट इज टू टाइप। कितने टाइप का बच्चे मेरे? दो टाइप का। एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो मतलब नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब जिसको नेचर ने, प्राकृतिक ने बनाया है, जिसको या यूं कह लो, अगर जो भगवान को मानते हो तो ये कह लो कि भगवान ने बनाया है। और आर्टिफिशियल मतलब मेड बाय ह्यूमन। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे जैसे एग्जांपल में नेचुरल सैटेलाइट में एग्जांपल में अगर जो बहुत फेमस एग्जांपल लूं तो एग्जांपल है मून। क्या है? मून। सैटेलाइट किसका है मेरे बच्चे? सैटेलाइट है अर्थ का। किसका है? मतलब रियल में मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अच्छा, और बात मैं क्लियर करूं तो एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि अलग अलग प्लेनेट के अलग अलग सैटेलाइट होते हैं, और वो एक अलग डिस्कशन का विषय है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। और वो अपने को ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो जो जियोग्राफी का जो टीचर होता है वो और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अपने को बस उसके मोशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना? अब मैं अगर जो ये बताऊं कि सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं, जैसे जुपिटर के ज्यादा सैटेलाइट होते हैं, किसके ज्यादा सैटेलाइट, किसके कम सैटेलाइट, किसके क्या नाम है, वो सब एक अलग डिस्कशन की कहानी है। वो अपने को डिस्कशन नहीं करना है, वो अपने सिलेबस में नहीं है मेरे बच्चे। लेकिन आप लोग अगर जो क्यूरियोसिटी के लिए जानना चाहे तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से प्लेनेट के ज्यादा सैटेलाइट होता है। फिलहाल मेरे नॉलेज में, इट मे बी दैट आई एम रॉन्ग, जो जुपिटर है उसको सबसे ज्यादा सैटेलाइट होता है 16 की 17। खैर, अपने को बेसिकली किस पे डिस्कस करना है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब जो ह्यूमन बींग्स बनाता है उसके लिए। अब उसको जानने से पहले हम लोगों को फिर से वही कहानी रिपीट करनी पड़ेगी जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिपीट किया था, कि अगर जो वेलोसिटी, तो
लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि उसमें खूब अच्छे से लिखवाया गया है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि अगर जो वेलोसिटी लेस देन 8 किलोमीटर पर सेकेंड है तो जो पाथ होता है वो ऑब्जेक्ट का एलिप्टिकल होता है, अगर जो ग्रेटर देन 8 किलोमीटर पर सेकेंड रहता है तो पाथ फिर भी इलिप्टिकल होता है, और जो 8 किलोमीटर पर सेकेंड एग्जैक्टली होता है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का तो पाथ सर्कुलर होता है। और ध्यान से सुनना, वो ये सब मैं किसको फोकस करके कर रहा हूं, अर्थ को। ये अर्थ के केस में है, अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि जब वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड था तो वो रियल में अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमता था। अर्थ इसलिए, प्लेनेट स्पेशली अर्थ, वो अर्थ के चारों तरफ नहीं घूमता था, वो उसको छोड़ के भाग जाता था। अब वो भाग जाने वाला केस हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब अर्थ जैसे घूमेगा उसको देखेंगे, उसको कैसे क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ भी करने से पहले हम लोग आते हैं सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं, ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल देखो, न्यूमेरिकल का क्या है, इसके वेलोसिटी का चाहूं तो न्यूमेरिकल करवा दूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पूरा जब कंबाइन पढ़ा लूं तो न्यूमेरिकल करवाऊंगा। तो मैंने मान लिया ये अर्थ है, ये क्या है मेरे बच्चे, अर्थ है। ठीक है, और या अर्थ मान लो या एक प्लेनेट मान लो, क्या मान लो, प्लेनेट मान लो। मास कितना है m, और यहां से ये डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट है जिसका मास है m, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, r है। क्या है, r है। तो पहला हेडिंग, पहला हम लोग समझते हैं वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अब इसको समझने के लिए ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुन मेरे बच्चे। और मैं ये एक स्पेशल केस ले रहा हूं, कब, व्हेन मूविंग इन सर्कुलर पाथ। कौन से पाथ में, सर्कुलर पाथ में। हालांकि पाथ में भी एनी टाइप, सर्कुलर भी हो सकता है और एलिप्टिकल भी होता है, लेकिन हम लोग सर्कुलर लेके पढ़ेंगे ताकि अपने को समझने में उसका जो कंसेप्ट है वो इजी हो। डोंट वरी अबाउट दैट। मैं एलिप्टिकल पाथ का भी जो मोशन ऑफ सैटेलाइट है वो डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको करने से पहले अपने को थोड़ा सा इलिप्स के बारे में जानकारी होना चाहिए, और वो इलिप्स क्या होता है, कैसे होता, नहीं होता, वो सब हम लोग एक अलग ही टॉपिक पढ़ना है जिसको बोल रहे हैं केपलर लॉ। इसलिए मेरे बच्चे वो एक अलग चर्चा का विषय है। इसलिए मैंने मान लिया कि सैटेलाइट किस में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में। क्यों, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। हम लोग को कंसेप्ट समझने में क्या होता है, इजी होता है। अब देखो ध्यान से, अगर जो तुमको ठीक ठाक आता होगा तो ये अगर जो मैं कहूं तो इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है कि अगर जो ये सर्कल में मूव कर रहा है, ये सर्कल में मूव कर रहा है मेरे बच्चे, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई शक, कोई दिक्कत? तो सिंस सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट बोलते हैं, हेंस ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा मेरे बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब Fc, और Fc की वैल्यू कितनी होती है, mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r, वेयर, खैर समझा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। अब यहां इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। देखो कैसे, ध्यान से सुनना। इनके और इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर को होगा, ये टुवर्ड द सेंटर होगा,
ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? एफ जी, एफ जी, एफ जी। हर जगह जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किधर होगा? टुवर्ड द सेंटर। और जो सेंटर की तरफ काम करता है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? इन दिस केस gravitational force provide necessary centripetal force। कोई शक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब एफ जी इज इक्वल टू एफ सी। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। मैं लिख दूंगा बस ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल टू जी एम, और ये एम अपॉन में आर का होल स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर। एम से एम कैंसल, वी एक आर से एक आर कैंसल, वी इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, तो इससे एक बात कंक्लूजन बहुत ठीक ठाक आना चाहिए कि द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट। वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द सैटेलाइट। और जो ये सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होता है उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इसमें कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं मैं? कंक्लूजन, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, या इसी को मेरे बच्चे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ प्लैनेट। किस पे डिपेंड करता है मेरे बच्चे? प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है। देख, ये मास ऑफ प्लैनेट है, ये मास ऑफ क्या है? प्लैनेट। क्या है? मास ऑफ प्लैनेट। कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर जो नहीं है तो मैं आगे की कहानी करूंगा, मैं आगे की कहानी करूंगा। अब देखो, ध्यान से सुनना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीख लिया कि v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर होता है। ये रट लो, ये याद रखना है। और जो आगे का जो मैं कुछ भी करवाऊंगा वो याद नहीं करना है। वो कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, अभी देखना है। अच्छा, कुछ और बात बताऊं। स्पेशल केस में लिख रहा हूं, स्पेशल केस इफ। ये पहली बात, ये फॉर्मूला वैलिड होता है, वैलिड फॉर ऑल प्लैनेट। ये सबके लिए वैलिड है। मतलब कोई भी अगर जो, ध्यान से सुनना, अगर जो कोई भी प्लैनेट है उसके चारों तरफ अगर जो एक सैटेलाइट का मूव होना होगा तो वो कितने वेलोसिटी से मूव करेगा? दैट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द प्लैनेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। प्लैनेट के सेंटर से और सैटेलाइट के सेंटर के बीच का कितना डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा, मैं बस एक स्पेशल केस ले रहा हूं, किसका? स्पेशल केस फॉर अर्थ। इफ satellite is very close to earth,
तो अगर जो बेटा, अगर जो ध्यान से समझो मेरे बच्चे, तो अगर जो ये अर्थ है और सैटेलाइट अगर जो यहां अगर जो मूव कर रहा है, ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है, और ये वाला डिस्टेंस बहुत बहुत कम है, तो आर नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा। और ये सर ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्लोज टू द अर्थ का मतलब क्या है? क्लोज टू द अर्थ का मतलब समझ रहे हो, अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर अगर जो रहेगा तो भी हम लोग क्या मानेंगे? नजदीक मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, या 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर होता है। आ रहा है कि नहीं? तो सॉरी, तो अगर जो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस क्या है? बहुत बहुत कम है, तो इसलिए हम लोग आर की वैल्यू लगभग सरफेस पे आर की वैल्यू होती है उसी को मानेंगे, ये मान लेंगे। और ये मान लेंगे तो एक और चीज, ये मानेंगे तो इसमें जो अपना रिजल्ट आएगा उसमें कोई कैलकुलेशन जो मिस्टेक होगा वो बहुत ज्यादा का नहीं होगा, वो पॉइंट में मिस्टेक होगा। पॉइंट का मतलब अभी ध्यान से सुनो, अगर जो वेलोसिटी मान लो एग्जैक्टली निकाल रहे हो 2.0009 मीटर पर सेकेंड, तो इससे अगर जो नियरली निकालोगे तो 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कितने का गैप हुआ? 0.009 मीटर पर सेकेंड। तो इतना फिजिक्स में इतना कैलकुलेशन का ज्यादा महत्व नहीं होता है, या इतना एरर आता है तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ ये फॉर्मूला फिर से कौन सा बन जाएगा? ये फॉर्मूला मेरे बच्चे बन जाएगा अंडर रूट GM अपॉन आर, GM अपॉन आर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं GM इक्वल टू होता है GR का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे V इक्वल टू अंडर रूट GR का होल स्क्वायर अपॉन में R, V इक्वल टू अंडर रूट GR, V इक्वल टू अंडर रूट GR। ठीक है? ठीक है, अच्छा। फिर अगर जो इसमें G और G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड रखेगा, R की वैल्यू 6.4 इंटू 10 के पावर 6 रखोगे मेरे बच्चे, तो V की नियरली इक्वल टू वैल्यू होगी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और आपको याद होगा तो मैं एक केस ये लिया था, क्या लिया था? आप पीछे इसके वेलोसिटी वाले कंसेप्ट में पढ़िए, तो मैं नहीं बोला था कि ये कैसे आता है, वो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो ये प्रूफ है, ये क्या है? प्रूफ है। और इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो ध्यान से सुन, कुछ कंक्लूजन समझ। क्या किसी भी सैटेलाइट को किसी प्लेनेट के मूव कर किसी प्लेनेट के चारों तरफ मूव करने के लिए कितना स्पीड होना चाहिए? 7.9 या नियरली कितना? नियरली कितना? ये इक्वल टू आएगा v इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। देख लूं दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ दिख रहा है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से सुनिए, तो क्या अगर जो मैं बोलूं कि अगर जो किसी भी सैटेलाइट को किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ घूमना है तो उसका प्लेनेट का मिनिमम स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। ये रिजल्ट ओनली वैलिड फॉर अर्थ के लिए। अगर जो अर्थ के चारों तरफ घूमना है, अगर अर्थ के चारों तरफ घूमना है तो सैटेलाइट का स्पीड कितना होना चाहिए? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। और प्लैनेट के लिए यह स्पीड अलग अलग हो सकता है, बिकॉज ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द G, M एंड R। एक दूसरा, इसमें हम लोग एक एजम्पशन लिए हैं कि ये जो अर्थ है, वो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत बहुत नजदीक है। क्या है? नजदीक है। तो नोट में लिखो, तो नोट में लिख तो मेरे बच्चे,
to move satellite in a circular path very close to the earth surface, the minimum required velocity is 8 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर नीचे लिखो, नीचे लिखो, दिस मिनिमम वेलोसिटी कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेनेट, फॉर डिफरेंट प्लेनेट। तो खोपड़े में बैठा, दिमाग में बैठा, क्या मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सोच, सॉरी उसको सोच। तो मेरे बच्चे पहला मैं क्या बता रहा हूं कि अगर जो किसी सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ घूमना है तो उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ये स्टेटमेंट गलत है। मैं जब उसको बोलूंगा कि बहुत नजदीक होगा अर्थ को तब ये होगा क्या, आर इज वेरी वेरी लेस देन आर, मतलब ये इसके इक्वल हो। समझ में आ रहा है? या अगर जो ये आर का मतलब 100 किलोमीटर हुआ, 200 किलोमीटर हुआ, 50 किलोमीटर हुआ अर्थ के सरफेस से, तो उसको हम लोग मानेंगे कि अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज है। ओके, तो ये बात याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। क्या मैं लिख दूं? V0 is equal to under root GR is equal to 7.9 kilometer per second is the orbital velocity of a satellite which is very close to the earth surface। किसके लिए? अर्थ सरफेस। किसके लिए? अर्थ सरफेस। अब देखो ध्यान से, और एक और चीज मैं बहुत अच्छे से ठीक ठाक मैं बताऊं, ये जो आर है वो इसके और इसके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। आर क्या है? आर जो है प्लेनेट के सेंटर और उसके सेंटर का बीच का डिस्टेंस है। वो क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेगा कि अर्थ के सरफेस से 10 मीटर है, अर्थ के सरफेस से इतनी हाइट पे है, तो उस समय आर की वैल्यू आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे देख तो ध्यान से सुनो। जैसे अगर जो मैं ये बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर जो मैं ये बोलूं बच्चे कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ है और यहां पे एक सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये एच हाइट पे है, कितना? एच, और ये डिस्टेंस कितना है? आर। तो इस समय आर तो ये है, ये स्मॉलर है, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अंडर रूट जी एम अपॉन आर, वेयर आर इक्वल टू आर प्लस एच। तो इसका मतलब वेलोसिटी अगर जो क्या, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। कब? व्हेन हाइट इज गिवन, और हाइट को ही क्वेश्चन में एल्टीट्यूड बोलेगा। क्या बोलेगा? एल्टीट्यूड इज गिवन फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। कोई शक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर जो हाइट दिया रहेगा, या तो बोलेगा ना कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के एल्टीट्यूड से 10-30 किलोमीटर दूर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? तो उस समय आर की वैल्यू 30 नहीं होगी, आर प्लस एच होगा। 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आर बोलेगा, वो सब देखेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे। अभी फिलहाल में इतना जान जाइए, ठीक है। अब दूसरा हम लोग इसका दूसरा एक्सपेक्ट देखते हैं। क्या दूसरा देखते हैं? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। क्या? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देख तो,
टाइम पीरियड होता क्या है बच्चे मेरे? टाइम पीरियड होता है थीटा अपॉन में वेलोसिटी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, टाइम पीरियड होगा ये पूरा का पूरा कितना एंगल, या इसी को अगर जो खूब अच्छे से समझ में आए तो ये टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। सॉरी, टाइम पीरियड कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। कोई शक, कोई परेशानी तो नहीं है ना? टाइम पीरियड क्या होता है? एक चक्कर लगाने के लिए लगने वाला समय को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक चक्कर अगर जो कोई भी प्लेनेट अर्थ के चारों तरफ लगाएगा तो इसका मतलब ये रेडियस अगर जो आर है, ये बेटा अगर जो रेडियस आर है, ये अगर जो आर है तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन में वी। और इसको और अच्छे से लिखेगा तो 2 पाई आर अंडर रूट जी एम अपॉन आर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई आर के पावर 1 इंटू आर के पावर 1/2 अपॉन में अंडर रूट जी एम। ये 1/2 कैसे लिख दिया? ये रूट को मैंने ऊपर किया तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन रूट जी एम इंटू आर के पावर 3/2। देख लो, देख ले, ठीक है, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आया? टाइम पीरियड आ गया मेरा, टाइम पीरियड अगर जो ठीक ठाक लिखूं तो ये सम कांस्टेंट, इसको मैं क्या मान लिया? कांस्टेंट के डैश आर टू द पावर 2/3 वेयर के डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी एम। ये टाइम पीरियड होता है। ये क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ठीक है। देखो तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो या छोटा, थोड़ा सा टाइम पीरियड तो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। और सुनो ध्यान से, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के पावर 2/3। नहीं गलती कर रहा, हाँ 3/2 3/2। अब देखो, अगर जो दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर क्यूब। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर क्यूब। और ध्यान से सुनो, यही केपलर का थर्ड लॉ है, यही केपलर का थर्ड लॉ है। क्या है लॉ? कि थर्ड लॉ क्या है कि अगर जो कोई भी प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमता है तो उसका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो उनके बीच के डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। खैर वो हम लोग देखेंगे किसमें? केपलर थर्ड लॉ, वो बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे केपलर थर्ड लॉ। अभी मैं बता दिया, बस यहां पे आ गया इसलिए बता दिया। तो ये अपने को आना चाहिए, ये अपने को आना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना? अब अगर जो टाइम होगा, देखिए लेक्चर का लेंथ कितना हो गया? अभी बहुत काफी समय है यार, अभी बहुत समय है। तो ये अपने को आ गया। अच्छा, ये आ गया, मिटा रहा है? कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं। यहां पे मैंने क्या किया? रूट जीएम अपन में रूट आर को ऊपर किया, ये रूट और ऊपर गया तो रूट आर को मैं क्या लिख सकता हूं? आर के। अरे भैया ये बात अगर जो आपको नहीं आ रही है तो आप एक काम करिए, शर्म से मारे जाके चुल्लू भर पानी में डूबने की कोशिश करिए। डूबिएगा नहीं, डूबेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये आपको बात आनी चाहिए। और ये आनी ये मैं इसलिए कह रहा हूं डूबने की, क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी। तो मुझे नहीं आती थी तो मेरे टीचर ने बोला था तो मैंने ट्राई किया था, तो इसलिए आपको ये बात आनी चाहिए।
इतना तो मैथमेटिक्स यार एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं, बस मैं ये देख रहा हूं, ये कर रहा हूं कि आपको इतनी बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं 8 क्लास पढ़ने की जरूरत है। मिटा रहा हूं। मिटा रहा हूं। अब देखो, अब ध्यान से, फॉर स्पेशल केस फिर से इसमें डिस्कस कर दे रहा हूं। स्पेशल केस फॉर अ सैटेलाइट which is very close to the earth, किसके? अर्थ के क्लोज होगा, मतलब r इज नियरली इक्वल टू क्या लूंगा? r। तब देखो, तब कैसे? t इक्वल टू कितना आता था? 2 पाई अंडर रूट जी एम अपॉन में r के पावर 3/2, यही आया है। अब इसी में सब कुछ r के जगह पे कैपिटल R रख दो, और जीएम के वैल्यू, जीएम की जगह पे क्या रख सकते हैं वैल्यू? जीआर का होल स्क्वायर। कोई शक, कोई दिक्कत नहीं? तो मुझे आ रहा है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी आर का होल स्क्वायर इंटू आर के पावर 3/2। ये आर बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट जी इंटू आर के पावर 3/2। इसको और ठीक से मुझे लिखूंगा तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे 2 पाई अंडर रूट जी, और यहां पे देख तो ये सही लिख रहा हूं क्या? आर के पावर 3/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। मतलब ये आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। कब? कब? व्हेन सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू द अर्थ। तो t की वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। और t की वैल्यू कितनी आई बच्चा मेरे? t की वैल्यू आई 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। अगर जो आपको ठीक ठाक याद होगा तो याद करो, मैं जब कब करवाया था, एक क्वेश्चन करवाया था। अब मुझे लेक्चर तो याद नहीं आ रहा है कौन से लेक्चर में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाया था। ठीक है मेरे बच्चे? तो ये 2 पाई, अच्छा इसकी वैल्यू, अगर जो r की वैल्यू 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर लोगे, और g की वैल्यू 9.8 लोगे, तो ये टाइम पीरियड नियरली इक्वल टू आएगा 84.6 मिनट। कितना आएगा? 84.6 मिनट। मतलब कहने का मतलब कि अगर जो कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है और वो अर्थ के सरफेस से बहुत क्लोज है, तो उसको कितना लगेगा? 84.6 मिनट या नियरली इक्वल टू कितना? 1 आवर 24 मिनट। 1 घंटा 24 मिनट लगेगा। 1 घंटा 24 मिनट में वो पूरा एक चक्कर घूम लेगा। और सोचो 1 घंटे में पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो उसका स्पीड कितना है? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इस समय स्पीड कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी हम लोगों ने देखा है। तो इतना 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब समझ रहे हो कहानी बहुत बड़ी है। 8 किलोमीटर पर सेकेंड मतलब तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल, तुम्हारे घर से तुम्हारा मार्केट। ठीक है ना? या जब हम लोग अर्थ से एवरेस्ट पे चढ़ेंगे तो जितने देर में चढ़ेंगे हम लोग, जितना टाइम लगेगा वो 1 सेकेंड में हो जाता है। ठीक है? ठीक है? तो अभी फिलहाल में हम लोगों ने क्या क्या सीखा उसको हम लोग लिख लेते हैं। वो हम लोग लिख ले रहे हैं मेरे बच्चे। क्या सीखा? पहला मैंने क्या सीखा? पहला कंसेप्ट सीखा एफ सी इक्वल टू एफ जी आया था।
दूसरा कंसेप्ट सीखा था वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट जीएम अपॉन आर आएगा, स्पेशली फॉर अर्थ के लिए। वेरी क्लोज के लिए हम लोग वेलोसिटी सीखे थे, अंडर रूट जी आर आया था, जिसकी वैल्यू नियरली इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड आया है। और क्या सीखे? थर्ड सीखे टाइम, जो अंडर 2 पाई अंडर रूट जीएम अपॉन आर, आर के पावर 3/2, या हम लोगों ने सीखा टी इज इनवर्स टी के स्क्वायर आर के पावर 3, ये सीखा। अच्छा, फॉर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ, क्या हम लोगों ने सीखा कि टी की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी, और यही टी की वैल्यू कितनी होती है? 84.6 मिनट। ये यहां तक इतनी बात अपन लोग अभी तक सीख लिए हैं, इतना बात हम लोगों ने सीखा है। अब आगे की कुछ और कहानी करते हैं। देखिए वीडियो का लेंथ थोड़ा लेंथी तो नहीं हो गया? हाँ, अभी सफिशिएंट टाइम है, अभी सफिशिएंट टाइम है, तो हम लोग कुछ और करने की कोशिश करेंगे। ये आप लोग शॉर्ट नोट्स में, आप जब एग्जाम टाइम में अगर जो आप लोग देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं। अच्छा, फिर क्या सर कुछ रटने की जरूरत है? नहीं, बस अपने को बस ये जानने की जरूरत है। ये बात याद रहे तो ये सब प्रूफ हो जाएगा। इसमें ये सब रटना नहीं है, रटना नहीं है, सिर्फ मैं ये याद होना चाहिए और सारी कहानी मैं अपने से कर लूंगा। ठीक है ना? ये कहानी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। थर्ड हेडिंग, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। तो उसको देखते हैं। देखो फिर से मैंने वही बात कर लिया, ये है कोई प्लैनेट है पी, और ये कोई है, ये सैटेलाइट है, मास m है, और ये मास है इसका m, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है? r। कितना है? r। और इसकी वेलोसिटी कितना है बच्चे मेरे? vo, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। कुछ नहीं, अगर जो इस पार्ट में मूव कर रहा होगा तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, और ये अर्थ के सरफेस से या प्लेनेट के सरफेस से कुछ दूर पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। कोई शक? अच्छा, अब 2-3 बात और क्लियर मैं कर दूं। जब मैं पढ़ता था 10th क्लास में तो मुझे कंफ्यूजन ये होता था कि एक साथ पे किसी बॉडी पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अंदर ये कंफ्यूजन था कि जब बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी, और जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो भी पोटेंशियल एनर्जी होता है। मतलब मेरे में कंफ्यूजन नहीं था कि जब बॉडी मूव करती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकता, जो कि रॉन्ग कंसेप्ट है। जो कि क्या है? रॉन्ग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट अगर जो आपके माइंड में है तो इसको निकाल के फेंक दीजिए, नहीं तो ये जीवन काल में आपको बहुत ज्यादा कष्ट देगा। ठीक है ना? वो बहुत कष्ट देगा। थोड़ा सा आज मैं सीरियस मूड में हूं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई मेन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी इसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट का यूज किया, अब पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। तो ओवरऑल देखो, इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो पीछे का हम लोग पढ़ लिया है उसी को क्या करना है? एप्लीकेशन करना है। और जो ग्रेविटेशनल अभी तक जो 14-15 लेक्चर पढ़े, उसका ये सब रियल लाइफ में एप्लीकेशन है। ठीक है ना? तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर जो आप ग्रेविटेशन का चैप्टर आ रहा है और आपके पास समय कम है,
तो आप सिर्फ इसको दोहरा के इसको रिवाइज करके चले जाइए, इट मे बी हैपन कि आपका अच्छे मार्क्स या क्वेश्चन इसमें से आ जाए। तो फिर एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा रे बाबू, हाफ एम वी नॉट का होल स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट का होल स्क्वायर, या इसी को लिखेंगे हाफ एम वी नॉट कितना, अंडर रूट जी एम अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, जी एम एम अपॉन 2r, देख लो तो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम एम अपॉन में आर, ये पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी 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 कितना, जी एम एम अपॉन में 2r माइनस का जी एम, सॉरी ये आर है, ये क्या है आर है, जी एम एम अपॉन में आर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस जी एम एम अपॉन में 2r, देखो तो देखो तो देख ले, कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो अपन लोग सीख भी गए, क्या सीखे क्या सीखे अभी तक, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, जी एम एम अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी एम एम अपॉन आर, और टोटल एनर्जी होता है, ये होता है माइनस जी एम एम अपॉन में 2r। कोई शक, तो देखो इसमें और इसमें रिलेशन नहीं है, और इसमें अगर जो मैं देखो एक रिलेशन लिखने जा रहा, ये इससे ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ, और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी भी क्या होता है, हाफ। लेकिन क्या होता है निगेटिव में, और ये क्या होता है पॉजिटिव में, क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, और टोटल एनर्जी का भी क्या होता है, हाफ होता है, टोटल एनर्जी का भी क्या होता है, टोटल एनर्जी का हाफ होता है। तो अगर जो इसको ठीक ठाक लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी। देखो तो ये रिलेशन आपको आ रहा है, आपको आना चाहिए, तो आपको सही रहेगा, जीवन काल में बहुत हेल्प मिलेगा। अगर जो नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ 2k 2t, टू यहां आएगा ना, इसमें से इसको, ये गलती लिख रहा हूं क्या यार, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, और टोटल एनर्जी का भी क्या होता है, हाफ होता है। रुक तो, इसको मैंने मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा x/2, और ये भी कितना हो जाएगा माइनस x/2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब मैं रिलेशन लिख दूं, आप लोग देखते रहिएगा, वो सही है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस 2 काइनेटिक एनर्जी माइनस 2e टोटल एनर्जी, सही है। देखो ध्यान से, सपोज कर, ध्यान सुन, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे लिख दूं अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना होता है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस जी एम एम अपॉन आर आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का 2 गुना होता है, और भी माइनस का। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 2 गुना होता है, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब मैं जो बात बताना चाहता हूं, ये सेम एक्सप्रेशन, सेम कंडीशन
आता है जब आप लोग न्यूक्लियस मतलब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसमें भी ये सेम रिजल्ट आता है, बस वहां मास की जगह पे क्या होता है मेरे बच्चे, चार्ज होता है, या मास में भी कर सकते हैं। ये मैं लिख दे रहा हूं, सेम रिजल्ट इज इन मॉडर्न फिजिक्स, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो मैं इससे बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मैं बोलूं कि लाइट कट गया, आई एम जस्ट रियली सॉरी फॉर दैट, आई एम गोइंग टू स्टॉप इट, थैंक यू।